सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं नरेश वत्स हिंदी धारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बिना समय गवाए आप लोगों के लिए पेपर सोल्व कर रहा हूं। लेवल 2 एस्टेट 2022 अभी 5 या 6 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम है, उसमें बहुत ज़्यादा मदद करेगा और मैं कोशिश करूँगा कि इसके जितने भी सवाल मैं आपको है समझाऊँ तो उसके अदर ऑप्शंस के बारे में भी मैं डिस्कशन करूँ और वैसे सवाल आपके पेपर्स में आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम इस पेपर के पहले सवाल की तरफ। हिंदी का पोर्शन आप लोगों के लिए सोल्व कर रहा हूँ जो 15 नंबर की हिंदी आती है। तो सबसे पहला जो सवाल है आपका, क्रिया की दृष्टि से आपने असंगत छांटना है। कल की क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं और रचना के आधार पर इसके कई भेद होते हैं। पूर्वकालिक, तात्कालिक, अस्मापिका क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया। तो इन सभी के बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूँ। फिलहाल हमारा जो सवाल है वो पहला है कि रमेश पत्र लिखवाता है। खुद क्रिया न करके जब दूसरे से कोई क्रिया करवाई जाती है तो वो प्रेरणा दे करके करवाई जाती है। तो ऐसे में ये आपका प्रेरणात्मक क्रिया है, बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन हमने तो असंगत छांटना था भाई, असंगत छांटना था। तो इसमें बालक छत पर खड़ा है। आप जब भी अकर्मक और सकर्मक क्रिया को छांटें तो मुख्य क्रिया से आप ये बात पूछिए क्या। जब भी आपका क्या का जवाब होता है तो अगर क्या का जवाब मिल जाता है, मैं मान लिया मैं कहता हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, तो इसका मतलब वहाँ पर कर्म मिलेगा और जहाँ कर्म होता है वहाँ पर आपकी सकर्मक क्रिया होती है। लेकिन खड़ा है, यहाँ पर खड़ा होना एक क्रिया है जो अकर्मक क्रिया है, बिल्कुल सही जवाब है इसका। अगला सवाल है, अध्यापक बालक को हिंदी पढ़ा रहा है। अब यहाँ पर बालक जो शब्द है ये कर्म है, दूसरा हिंदी ये भी आपका कर्म है। बात यहाँ रहती है कि हाँ 2 कर्म है तो द्विकर्मक है। अब इसमें से ये बात भी हमने बतानी है कि हिंदी जो है वो मुख्य कर्म है या गौण कर्म है। याद रखिए जो मुख्य क्रिया होती है, यहाँ पर पढ़ा रहा है, ये आपकी मुख्य क्रिया है। उसके साथ लगता जो भी कर्म होता है वो आपका मुख्य कर्म होता है, वो आमतौर पे निर्जीव होता है। और मुख्य क्रिया से जब भी जो दूर बैठा होता है वो आपका गौण कर्म होता है और ये आमतौर पे सजीव होता है। तो ये किसी परीक्षा में आया था एस्टेट की में, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। और परिणीता जोर जोर से हंस रही है। हंसना एक क्रिया है जो अकर्मक है, पूर्ण तरह से हंस रही है। क्या हंस रही है, इसके साथ कोई कर्म नहीं है। तो ऐसे में आपका सही जवाब होगा नंबर 4 ऑप्शन, अर्थात परिणीता जोर जोर से हंस रही है। उसके बाद 32वां सवाल पूरी डिटेल में आप लोगों के लिए करवा चुका हूँ कि आपने बताना है कि ग व्यंजन, ग जो व्यंजन होता है वो कंठ्य होता है, क्योंकि क ख घ घ ङ ये चारों जो व्यंजन होते हैं वो क ख घ घ ङ कंठ्य होते हैं। तो इसका मतलब सभी में कंठ्य है, इसका मतलब ये बात तो क्लियर होगी। दूसरा है ग, अघोष ध्वनि है। देखिए भाई केवल 13 ध्वनियां अघोष हैं। क ख च छ ट ठ त थ प फ हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और 3 श, उनमें से ये है ही नहीं, इसका मतलब तीसरा वर्ण है। ये अघोष नहीं सघोष है, इसका मतलब ये दोनों ठीक हो सकते हैं। उसके बाद फिर बारी आती है ग, अल्प प्राण है या महाप्राण। अल्प प्राण जो ध्वनियां होती है वो पहला, तीसरा और 5वां वर्ण होता है और वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। ये डिटेल में मैं आप बता चुका हूँ, मेरी बहुत सारी वीडियो आप देख चुके हैं। तो ऐसे में ये अल्प प्राण है, तो आपका उत्तर जो होगा वो तीसरे नंबर पे होगा, कंठ्य, सघोष और अल्प प्राण। उसके बाद हम आते हैं 7वां चरण। इसमें आपको बताना है कि इसका संधि विच्छेद सही क्या है। संधि विच्छेद अगर आप सही देखेंगे तो पहली बात तो ये है कि मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब भी हम आधे अक्षर के बाद, अगर आपको दिखाई देता है आधे अक्षर के बाद कोई भी य, व और र आता है तो वहां पर आपका यण संधि होती है। हो सकता है आपसे संधि पूछी जाए, आधे अक्षर के बाद ये आधा अक्षर है, उसके बाद वह है, इसका मतलब गुण संधि है, सॉरी यण संधि है। तो इसका सही ऑप्शन होगा, जैसे आप सूझमा आगत से स्वागत करते हैं, सेम वैसा ही एग्जाम्पल है। स, ध आदि रह जाएगी, उ का व बन जाएगा, आ की मात्रा इसके साथ लग जाएगी। तो 7वां चरण में आपकी यण संधि है और इसका सही ऑप्शन होगा नंबर 4।
उसके बाद नंबर 34वां जो सवाल है इस दिशा में हम बढ़ते हैं, वचन की दृष्टि से सही युग्म आपने छांटना है। मैं 2 सवाल एक साथ खोल लेता हूं। तो वचन यानी कि ये भी मैंने आपको बताया था, वाक्य में प्रयोग करके आप वचनों को लिंग को छांट सकते हैं। 3 प्रकार के विकार होते हैं संज्ञा में, कारक के कारण से विकार होता है और वचन के कारण से और लिंग के कारण से। तो यहाँ पर आपका सवाल है दर्शन। दर्शन खुद में ही बहुवचन शब्द है भाई, दर्शनों नहीं बनता। प्राण खुद में ही बहुवचन शब्द है, उसके प्राण निकल गए, मैंने उनके दर्शन किए, आपने हस्ताक्षर किए, ये सभी के सभी खुद में ही बहुवचन, नित्य बहुवचन है, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। नारी का नारियों, ये सही है, ये आपका उत्तर बन जाएगा। तो उसके बाद अगला है यह है आपका महात्म्य है। एक बात बता दूं, महात्म्य बहुत बार शुद्ध में आता है। बहुत लोग महात्मा शब्द को याद रखते हैं तो इसको महात्म्य कह देते हैं। जी नहीं, ये सही शब्द लिखा हुआ बिल्कुल महात्म्य, बिल्कुल क्लियर है। इस शब्द में संज्ञा आपने बतानी है। जब भी कोई भाव प्रकट करता है तो सीधा सा मतलब इसमें भाववाचक संज्ञा है, न इसमें व्यक्तिवाचक है, न इसमें जातिवाचक है। जातिवाचक का बहुवचन बनते हैं और भाववाचक समूहवाचक इसमें है ही नहीं। इसका मतलब आपका बहुत आसान सा पेपर है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो आपकी समझ में ये आ गया होगा। जाह्नवी, जाह्नवी मैं यहीं से बता देता हूँ, जाह्नवी कहते हैं गंगा को और मंदाकिनी भी गंगा को कहते हैं। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो सवाल है आपका विलोम की दृष्टि से, ये एक बार मैं दोनों के दोनों दोबारा से बता देता हूँ आपके लिए, जितने भी अगला सवाल है विलोम की दृष्टि से। ग्रस्त, वह इससे ग्रस्त है और वो इससे मुक्त हो गया, बिल्कुल सही है कि ये सही विलोम है, असंगत नहीं है। उसके बाद व्यष्टि, मैं कल भी आपका व्यास का समास का एग्जाम्पल, समास का जो टॉपिक समझा रहा था, अगर आपको ध्यान हो, समास का विपरीत अर्थक मैंने बताया था व्यास, और समष्टि का व्यष्टि वैसा ही शब्द है। समास का व्यास, समष्टि का व्यष्टि और संधि का विग्रह होता है। तो ये विलोम हमने बताए थे, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन हमने तो असंगत छांटना है। उसके बाद आविर्भाव, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, 2-3 बार आ चुका है, एक बार मैं बता भी देता हूँ। आविर्भाव का मतलब होता है किसी चीज का प्रकट होना, और तिरोभाव लुप्त होना। आपके आगे से जैसे कोई चीज एकदम से छुप जाती है उसको कहते हैं। तो आविर्भाव का विपरीत अर्थ होगा तिरोभाव, और आविर्भूत का तिरोभूत होगा। इसका मतलब यही आपका उत्तर सही होगा असंगत की दृष्टि से, क्योंकि आविर्भाव का तिरोभाव होता है और तिरोभूत का आविर्भूत होता है। एक का मतलब प्रकट होना और एक का मतलब लुप्त होना। अर्वाचीन और प्राचीन एक दूसरे के, अर्वाचीन नए को कहते हैं, प्राचीन पुराने को कहते हैं। ये भी आपका सही दीर्घ है विपरीत की दृष्टि से, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जो असंगत है आविर्भाव, तिरोभाव, आविर्भूत, तिरोभूत, ये होना चाहिए था। तो एक दूसरे के इसमें अलग अलग कर दिए। अगला सवाल आपका गिरीश, गिरीश शब्द में संधि, सबको पता है बड़ी की मात्रा आ रही है। गिरी का ईश, पहाड़ों का भगवान, इसका मतलब यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। देखिए ये आपका सही उत्तर है। उसके बाद गुण संधि है। गुण संधि किसको कहते हैं? सबको पता है, जिसमें ए बनता है, ओ बनता है, अर बनता है, 3 ही बातें हैं। डिटेल के लिए आपको पूरा बता चुके हैं हम। यण संधि में आमतौर पे आधे अक्षर के बाद अत्यधिक है, त के बाद ये आ गई, स्वागत है ऊ के बाद यानी स आदि के बाद वह आ गया, मात्रा क्या है तय के बाद रे आ गई। इसका मतलब आधे अक्षर के बाद जहाँ पूरा आता है यानी ई का यह, ऊ का वह, री का रह बनता है, वहाँ पर यण संधि होती है। ये इसमें नहीं है, इसका उत्तर ही बन गया। व्यंजन संधि में व्यंजन के अंदर परिवर्तन होता है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जहाँ परिवर्तन होता है। तो इसका मतलब सीधा सीधा मैं उत्तर करवा रहा हूँ, इसका सही जवाब है 38वां। जिज्ञासा, इच्छा तो होती है लेकिन इच्छा कैसी होती है? आपके अंदर भी बहुत सारी ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो उत्कंठा भी इच्छा होती है। ज्ञान की ईप्सा, ईप्सा ई में बड़ी की मात्रा आएगी, ये बहुत बार हमें विचलित कर देता है। तो ऐसे में ज्ञानेप्सा जो है वो आपका सही जवाब होगा। वांछा और इच्छा सभी के सभी पर्यायवाची तो है, लेकिन इसने कहा है कि सटीक समानार्थी जो बिल्कुल एग्जैक्ट बैठता है वो आपका ज्ञानेप्सा होगा। अगला जो सवाल है किस विकल्प में परिमाणवाचक, परिमाण का मतलब होता है नापतोल, नापतोल वाचक आपका कौन सा विशेषण इसके अंतर्गत आएगा? तो नापतोल देखिए इसमें है, सबसे पहला है
5 किलो दूध, दूध को नापा जा सकता है, ये नापने का है सीधा सा मतलब है 5 किलो दूध, ये परिमाणवाचक विशेषण है। 5 केले, केले संज्ञा शब्द है, इसको गिना जा सकता है, ये संख्यावाचक विशेषण है। 5वीं कक्षा इसमें भी नहीं है, कुछ बच्चे इसमें भी नहीं है, ये सभी के सभी जो हैं वो आपके संख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ऐसे में आपका जो परिमाण को, दूध को माप रहा है, यही सवाल आपका बिल्कुल सही है। अगला है, सामने जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है वह मेरा घर है, वह मेरा घर है, दैट इज माई हाउस। मैंने अंग्रेजी में भी बना करके बताया है। इसका मतलब ये किसी वस्तु का निश्चयात्मक बोध करवा रहा है, तो ऐसे में आपका निश्चयवाचक सर्वनाम आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला जो सवाल है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करके आपको बता रहा हूँ, एक साथ सारे प्रश्नों को हल कर दूंगा मैं, दो दो करके। एक बार हम इन दोनों को ले रहे हैं। सबसे पहला है 42वां सवाल। चलिए, इसमें पहला सवाल है, भाववाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किसमें हुआ है। देखिए, मैं आपको प्रत्यय के बारे में बता चुका हूँ। 5 तद्धित प्रत्यय 5 प्रकार के मुख्य होते हैं, जिसमें ऊर्णतावाचक, भाववाचक, कर्तृवाचक, करणवाचक और एक आपका होता है अपत्यवाचक। इनके बारे में डिटेल में बता चुका हूँ, बहुत सारी वीडियो में आपके सामने डाल चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर जो है बुलावा, आपको पता है ये क्रिया से बन रहा है। जब क्रिया से कोई बनता है तो वो तद्धित होता ही नहीं है, वो तो आपका कृदंत शब्द होता है, अर्थात इसमें तद्धित नहीं, कृतवाच्य कृत प्रत्यय होता है। उसके बाद चचेरा, ये भी नहीं है। सौजन्य, ये आपका सही जवाब होगा, जो भाववाचक संज्ञा को प्रदर्शित कर रहा है। उसके बाद सरसिस, सरसिस का मतलब तो कमल होता है। और अनुक्त तत्पुरुष इसके अंतर्गत आता है। 4 एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, मनसिस, सरसिस, एक धनंजय, मृत्युंजय भी इसके अंतर्गत आता है, और एक आपका युधिष्ठिर, ये सारे अनुक्त तत्पुरुष के हैं। डिटेल में मैंने वीडियो आपकी बनाई हुई है। उसके बाद 2 ही सवाल आपके बचते हैं, और उन दोनों सवालों में एक 44 और एक 45। आइए इनको भी हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, थोड़ा छोटा करके मैं आप लोगों के लिए इस सवाल को हल कर रहा हूँ। अन उपसर्ग आपने बताना है। ये उपसर्ग और प्रत्यय के बहुत सारे सवाल आपके आते हैं, इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों ने देखना है। अन उपसर्ग, देखिए आप इसको कर रहे हैं अन और उत्तर, आपने सार्थकता भी देखनी है। इसका मतलब इसमें अन उपसर्ग का प्रयोग है, ये तो सही है। अनुपम, ये इसमें भी है। अन उद्धार, इसमें भी है। अनुगमन, यहाँ पर उपसर्ग है अनु, उपसर्ग है नोट अन, और गमन जाना, ये शुद्ध शब्द है। इसका मतलब ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए, अगला जो सवाल है, विसर्ग संधि का प्रयोग किन शब्दों में होता है। भाई, विसर्ग संधि का प्रयोग होता ही तत्सम शब्दों में। तत्सम जितने भी जो संस्कृत से हमारे शब्द आए हैं, विसर्ग का प्रयोग उसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो तत्सम शब्दों में जो संस्कृत के शब्द हिंदी में प्रयोग करते हैं उनको तत्सम कहते हैं। देशज में या तद्भव में नहीं होता, तो इसका मतलब ये आपका उत्तर नंबर 1। छोटी वीडियो बनाई है, लगभग 10 से 15 मिनट में मैंने ये 12 से 14 मिनट में ये पेपर आपका सोल्व हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगला पेपर फिर मैं सोल्व करवा रहा हूँ, लगभग कोशिश कर रहा हूँ अगले हर रोज़ एक वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ। पेपर तक आपके पूरे हिंदी का पोर्शन जो है वो मैं सोल्व करवा दूंगा। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।